कोकिला की सरकारी नौकरी वाली बहू को अपने ससुराल में आए हुए कुछ दिन ही हुए थे और चंदा भी कुछ ही समय बाद से नौकरी पर जाने लगी थी। एक रोज कोकिला के घर उसकी पड़ोसन का आना होता है। अरे कोकिला, क्या बात है, बड़ी खुश है। आखिर सरकारी नौकरी करने वाली बहू जो मिली है। अरे तो किस सास को सरकारी नौकरी वाली बहू आने की खुशी नहीं होगी, जरा तू ही बता। वैसे है कहाँ तेरी बहू, काम पर गई है क्या? वैसे भी तो उसकी शादी को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। अरे बहू ने शादी से पहले ही छुट्टी ले रखी थी और अगर बहू और लेट करती तो भी उसे और ज्यादा लेट हो जाता। उसे जाना तो था ही ना, इसीलिए राजेश बेटा ऑफिस जाते समय उसे भी छोड़ देता है। वैसे अच्छा है कोकिला, आजकल बहुओं को बाहर काम करने देने वाला ससुराल भी बहुत कम मिलता है। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे बहू के जॉब से कोई परेशानी नहीं है और होगी भी क्यों। सरकारी नौकरी वाली बहू जो है। वैसे करती क्या है तेरी बहू? मेरे कहने का मतलब है किस चीज में नौकरी कर रही है? अरे किसी बड़ी पोस्ट पर है, कुछ लिखा पढ़ी का काम है। मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। वैसे भी कुछ भी करती हो लेकिन नौकरी तो सरकारी है ना, यही बहुत बड़ी बात है। विमला को जब ये बात पता चलती है कि कोकिला नौकरी वाली बहू लाई है और उनकी बहुओं को ढंग से पढ़ना लिखना भी नहीं आता, क्योंकि विमला की बहू एक गाँव से थी। ऐसे में विमला को बहुत दुख होता है। अब देर शाम विमला और कोकिला बाजार जाते हैं। अरे कोकिला, मुझे तो अब तेरे साथ चलने में भी शर्म आ रही है। कहाँ मैं और कहाँ तू सरकारी नौकरी वाली बहू की सास। अरे बस भी कर, ये सब कर्म होते हैं, तभी तो मेरी बहू सरकारी नौकरी वाली आई है। वैसे मुझे लाला की दुकान पर तेरी बहू की तरह औरत कौन दिख रही है? अरे तुझे कहाँ दिख गई मेरी बहू? वो तो अभी अपनी ड्यूटी पर होगी ना। अरे देख, सामने वो तेरी बहू नहीं तो और कौन है? सच कह रही है तू? और ये रिक्शे में इतना सारा सामान क्यों लाद रही है? कहीं इसके कहीं और पति और बच्चे तो नहीं है जहाँ ये राशन भिजवा रही है? और मैं भी अपनी बहू के बारे में क्या क्या बोल रही हूँ। देख, तूने जाने अनजाने में सच ही कहा है। ऐसा हो भी सकता है। देखे, काम करते हैं, पहले तो हम इसे यहाँ से जाने देते हैं और लाला से खुद ही पूछ लेंगे कि वो क्या क्या सामान लेकर गई है इतना। हाँ, ये भी तो सही कह रही है। इसे जाने दे सामान लेकर, उसके बाद लाला जी से पूछते हैं कि ये क्या लेकर गई है। अब जब चंदा रिक्शे पर सामान रखवाकर वहाँ से चली जाती है तो कोकिला और विमला उस लाला की दुकान पर जाते हैं और कोकिला को देखकर लाला भी कहता है, अरे कोकिला बहन जी, अरे बड़े दिनों बाद दिख रही हो, कहीं गई थी का? जी बस थोड़ा बेटे की शादी में बिजी थी। वैसे मेरी बहू अभी आपके यहाँ से इतना सारा सामान लेकर गई है, आप उसे जानते हैं? अच्छा, तो आप चंदा बिटिया की बात कर रही हैं? वो का है ना, वो जेल के कैदियों के लिए राशन पानी लेकर जाती रहती है। अभी तो थोड़ा ही सामान लेकर गई है, बाकी सामान तो बाद में हम भिजवा देंगे। जेल? क्यों? कोकिला, तेरी बहू का जेल में क्या काम? सब ठीक तो है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? अरे इस बारे में तो मुझे अभी लाला जी से पता चला। मुझे तो इसके बारे में पहले से कुछ पता भी नहीं था और तू भी कुछ भी बोल रही है। अरे मोरी मैया, वो आपकी बहू है का? अरे कोकिला बहन जी, आपकी बहू तो एकदम खरा सोना है। बड़ा अच्छा किस्मत लिखवा कर आई हो आप। अरे कितनी गुणी लड़की मिली है आपको बहू के रूप में। हम उनको बहुत समय से जानते हैं। वैसे जेल में किस पोस्ट पर है मेरी बहू? आपको तो पता ही होगा ना लाला जी, जरा विमला को भी बता दीजिए। अरे बिटिया तो जेल में कैदियों के लिए खाना बनाने का काम करती है। अरे यही खातिर तो अभी राशन लेकर गई है। कोकिला, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तेरी बहू जेल में खाना बनाती है? अरे तू तो कह रही थी उसकी बड़ी पोस्ट पर नौकरी है। फिर भी है तो सरकारी नौकरी ही ना, समझी ना तू? मेरी बहू तेरी बहू की तरह अनपढ़ थोड़ी ना है। हाँ हाँ, अब तू क्यों नहीं कहेगी अपनी बहू का बचाव करने के लिए? अरे कोकिला, मेरी हंसी नहीं रुक रही। बड़ी पोस्ट पर। कोकिला को जब ये बात पता चलती है कि उसकी बहू जेल में खाना बनाने का काम करती है तो उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो तुरंत ही घर पहुंचती है और अपनी बहू और बेटे का इंतजार करने लगती है। देर शाम जब कोकिला के बेटे और बहू घर आते हैं तो कोकिला अपनी बहू को कहती है, बहू कैसी है तू? सब ठीक तो है ना? आज खाना बनाते टाइम बहुत थक गई होगी तू, जाकर आराम कर ले कमरे में। माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, क्या ही होगा मुझे। मैं तो ये जानकर हैरान हूँ कि मेरी बहू की नौकरी के बारे में मुझे किसी और से पता चल रहा है, वो भी शादी के बाद। वरना मैं तो सबको यही कहती फिर रही थी कि मेरी बहू बहुत बड़ी पोस्ट पर है।
माँ आपको क्या पता चल गया, मुझे भी तो बताओ। यही कि मेरी बहू जेल में खाना बनाती है। वो भी मुझे लाला जी से पता चला, जहाँ से ये राशन लेकर जाती है। माँ मुझे तो चंदा के काम से ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे कैसे दिक्कत नहीं होगी मुझे बहू के इस काम से? अरे जेल कोई अच्छी जगह थोड़ी ना है, वहाँ जानता भी है कि खाने को लेकर कैसा कैसा होता है। और तुम मुझे मत समझा, मेरी बहू कल से काम पर नहीं जाएगी। अगर इसे खाने बनाने का इतना ही शौक है तो घर में रहकर खाना बना सकती है। माँ जी, वहाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी औरतें खाना बनाने आती हैं। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो महिला कैदी के लिए खाना बनाते हैं, उनका डिपार्टमेंट अलग है। हाँ माँ, चंदा बिल्कुल सही कह रही है। चंदा की तरह और भी औरतें वहाँ काम करती है, और कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे बता ही देगी। कोकिला नहीं चाहती थी कि उसकी बहू जेल में खाना बनाने वाले काम करे, क्योंकि जेल के बारे में वो जितना जानती थी उसके हिसाब से कोकिला की शरीफ और सीधी बहू को कोकिला ये काम करने नहीं देना चाहती थी। अब अगली सुबह बहू खाना पीना हो जाए तो थोड़ा स्टोर रूम में साफ सफाई कर दियो। वो क्या है ना कि स्टोर रूम में ऐसे सामान भी हैं जो किसी न किसी काम आ ही सकते हैं, उन्हें निकाल कर बेचना भी है। चंदा, तुमने छुट्टी की है? क्यों की है? मुझे बताया भी नहीं। छुट्टी नहीं की है बहू ने, उसने काम छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जेल में जाकर खाना बनाए। माँ मैं सच बता रहा हूँ, आपको कुछ भी बोलना बेकार है। हाँ तो कह ही क्यों रहा है? अपने कामों पर ध्यान दे। और बहू तू मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। अब मैं माँ जी को कैसे समझाऊं कि मैं तो बस मेरा काम ही कर रही हूँ। जेल में खाना बनाने में आखिर बुराई ही क्या है? वहाँ तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं। कोई अपनी फैमिली से दूर, कोई अपने परिवार की याद में रह रहा है। अब देर शाम चंदा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास कोकिला को बड़े ही प्यार से कहती है, माँ जी, कल मैं अपनी नौकरी के लिए रिजाइन डाल दूंगी, क्योंकि जब आप मेरी नौकरी से खुशी नहीं हो तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। अच्छा सोचा है तूने, घर में रह और मुझे इज्जत की रोटी ही पसंद है। लेकिन माँ जी, मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत भागा दौड़ी की है। मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है। बस मैं इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे लिए सोच रही होंगी कि मैं ये काम छोड़ रही हूँ, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं अपना ध्यान तो रख ही सकती हूँ। बहू, जेल का माहौल कैसा होता है ये तू भी जानती है। वहाँ से गलत ऊर्जा यहाँ आए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। माँ जी, कभी मैंने आपको कुछ ऐसा कहा कि मुझे आज ऐसा देखने को मिला है या मुझे कोई दिक्कत है? मैं तुझे अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन अगर तू चाहती है कि तेरी ये नौकरी ना जाए तो तू अपने काम के बारे में हर रोज आकर मुझे सारी बातें बताएगी। हाँ माँ जी, जैसा आप कहे। इस वादे के साथ कोकिल अपनी बहू को काम पर जाने देती है। हालांकि वो इस बात से डरी हुई थी कि जेल का माहौल ठीक नहीं है और उसकी सीधी बहू के लिए ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वाति अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी स्वाति के मुंह पर छत की पपड़ी आकर गिर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ अनीता और भाई लोकेश को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। माँ, भाई जल्दी से यहाँ आओ। स्वाति की आवाज सुनकर दोनों आ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ? तू क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? अरे आसमान ही गिर गया है। ये देखो, पपड़ी मेरे मुंह पर गिरी है। मैं कब से बोल रही हूँ कि अब हमें घर बदल लेना चाहिए। एक तो वैसे ही हम किराए के घर में रहते हैं और ये भी इतना पुराना हो गया है। पुराना हो गया है इसीलिए इसका कम किराया जाता है। अभी अगर किसी अच्छे घर में रह रहे होते तब तो किराया भी इतना जाता कि कुछ खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते हमारे पास। माँ, बस कुछ पैसों के लिए क्या हम इस पुराने घर में आत्मा की तरह भटकते रहेंगे? आज ये पपड़ी गिरी है, कल को तो पूरी छत ही गिर सकती है ना मेरे ऊपर। माँ, स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। सच में घर तो बहुत पुराना हो गया है, और जब से सड़क बनी है ना तब से तो अंदर घुस गया है। अपने किसी दोस्त को यहाँ लाने में शर्म आ जाती है मुझे। देखा माँ, भाई को भी अब यही लगता है कि अब तो घर बदलना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। तुम दोनों बच्चे समझते क्यों नहीं हो? महंगाई वैसे ही इतनी बढ़ गई है। कमाने वाला एक लोकेश ही है, हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। दूध दही का खर्च निकल आता है, जिससे अब हम इतनी महंगाई में ऐशो आराम वाली जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना। कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा हमें। माँ, समझ तो आप नहीं रही हो। अरे मैं तो ये कहूँगी कि अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। स्वाति, रहने दो, माँ सही कह रही है। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ हमें बोलने नहीं देती।
और पहले ही नया घर बनवा देती। लेकिन जब है ही नहीं तो माँ भी क्या कर सकती है इसमें। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी मकान मालिक को बोलकर ये ठीक करवाती हूँ। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के पुराने घर में रहती थी, जहां अनीता और उसके बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। पैसे ना होने के कारण वो लोग नया घर नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता की पड़ोसन कांता आती है और अनीता से कहती है, अरे ओ अनीता, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। आंखें खराब हो गई है क्या? यही तो हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या तुझे मैं? अरे तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर लाई है? जरा बता तो सही। तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। लड़की का परिवार भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दे अनीता। लेकिन अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो वो हमारे घर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का तो अपना घर भी नहीं है और नई बहू को क्या हम किराए के घर में लाएंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को लोकेश का बर्ताव काफी पसंद आया। कह रहे थे कि एक बार जब वो मेरे घर आए थे तब लोकेश से मिले थे और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे सामने से आकर कहा कि वो लोकेश से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो एक बार हमें उन लोगों से मिल लेना चाहिए। मैंने उन्हें कल बुलाया है। एक बार मिल ले, देख ले लड़के को, सारी बात कर ले, और अगर फिर भी लड़की ठीक ना लगी तो मत करना शादी। लेकिन देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अनीता की बात कांता मान लेती है और अगले ही दिन लड़की का पूरा परिवार आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बात करते हैं और दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद भी आता है, जिसके बाद रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद घर में खुशियां तो आती ही हैं, लेकिन अनीता फिर भी एक जगह उदास बैठी। ये देखकर लोकेश अपनी माँ के पास जाता है। माँ क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अब तक हम लोग इस पुराने से घर में रह रहे हैं और अब जब हमारी नई बहू आएगी तो क्या वो भी इस पुराने घर में रहेगी? माँ आप ही तो कहती हो ना कि अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो एक नया घर बनाने जितना खर्चा क्यों करना? आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन देखिएगा हमारे पास एक नया घर होगा। अब तो तुम बच्चों ने ही सब देखना है, मेरा क्या है? मेरी तो उम्र हो चली है, आज हूँ कल नहीं। माँ यार आप ऐसी बातें मत किया करो, आप कुछ भी बोल देती हो, सोचती भी नहीं हो हमारा क्या होगा। लोकेश अपनी माँ को समझाता है और कुछ ही दिनों बाद लोकेश की माधुरी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। वो घर आकर अपना ससुराल भी संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद लोकेश काम से जल्दी आता है और सीधा अपने कमरे में जाकर माधुरी से कहता है, माधुरी सबके कपड़े तुम बांध लो। लेकिन हुआ क्या? कपड़े क्यों बांध दूं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम अब और इस घर में नहीं रह सकते। अब हम इस पुराने घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? और मकान मालिक से आपकी कोई बहस हुई है क्या? मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? माधुरी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने जो कहा है वो करो और जल्दी से सबके कपड़े बांधो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ प्लीज अब कोई सवाल मत पूछना। लोकेश के कहने पर माधुरी कपड़े और सामान बांधने लग जाती है। जब सब तैयारी हो जाती है तो लोकेश सबको लेकर एक फ्लैट के बाहर जाता है। अनीता, स्वाति और माधुरी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अनीता कहती है, अब तू रुक जा और चुपचाप बता कि तू हमें किसके घर लेकर जा रहा है और अपना घर क्यों खाली करने को कह रहा है? तू साफ साफ बता, ये किसका घर है? माँ कुछ देर और तो रुक जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। लोकेश कुछ नहीं बताता और सबको लेकर एक फ्लैट में चला जाता है। इतना बड़ा फ्लैट देखकर स्वाति कहती है, भैया आप यहाँ हमें जले पर नमक डालने के लिए लेकर आए हो? ये इतना बड़ा और सुंदर फ्लैट है, हमें क्यों लेकर आए हो? भाभी आपको तो पता है ना भैया हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? माँ ये लीजिए, ये है हमारा नया घर। हमारा घर? लेकिन हमारा तो वो पुराना वाला घर था ना, ये कब लिया तूने? और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, पूरी बात बता।
क्या ये सच में हमारा फ्लैट है? हाँ माँ, ये हमारा फ्लैट है, आपका नया घर। वो क्या है ना, बहुत अच्छा काम किया था मैंने, तो मेरे बॉस ने ना मुझे खुश होकर ये फ्लैट गिफ्ट कर दिया। और आपको पता है इस फ्लैट के कागज किसके नाम पर है? आपके नाम पे है माँ, आपके नाम पे। लोकेश की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्वाति पूरा घर देखने लगती है। उसके बाद सब लोग घर का सामान सेट करने लगते हैं और फिर नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक बार स्वाति अनीता और अपनी भाभी से कहती है, नया घर अच्छा तो बहुत है, लेकिन पुराने घर में इतने सालों तक रह रहे थे तो हमें वहीं की आदत है ना, इसलिए इतना मन नहीं लगता है यहाँ। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोला स्वाति तुमने। अभी शादी हुए टाइम ही कितना हुआ है और मुझे भी उस घर की आदत हो गई है। यहाँ तो छत भी नहीं है, पुराने घर में तो छत भी थी। हम वहाँ रोज शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब है ही नहीं। तू तो रहने ही दे स्वाति, ये नया घर है तो अलग ही होगा ना। और अब वही पुराने घर की तरह होता तो ये तुझे ही सबसे ज्यादा परेशानी होती कि जगह बदल ली लेकिन घर तो पुराना ही है। हाँ, ये तो सही कहा आपने। यहाँ कम से कम मुँह पर पपड़ी तो नहीं गिरी ना। अब पुराने घर से नए घर में आ ही गए थे और धीरे धीरे नए घर की आदत भी हो ही जाती है। नैना और शीला नए नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए थे। उनके मॉडर्न पहनावे को देखकर कोई भी उनसे बात नहीं करता था। सभी घर के अंदर चले जाते थे। हमारे पड़ोसी सब कितने ही ओल्ड फैशन हैं। एक बार पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, कुछ भी। माँ, आपको इनके पूछने ना पूछने से क्या फर्क पड़ता है? हम आज के जनरेशन के लोग हैं। आज के जनरेशन के लोगों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट चिल। यस मॉम, और अच्छा है लोग हमसे दूर रहें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे घर में आकर भीड़ लगाए। यस मॉम, यस जी सही बोल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इवनिंग में मार्केट भी तो जाना है घर का सामान लेने के लिए। हाँ हाँ, सही कहा बहू तुमने। ट्रैवलिंग से मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी शीला की सास कल्याणी का फोन आता है। कहाँ मर गए हो सभी घर वाले? इतनी देर से फोन मिला रही हूँ, कोई उठा क्यों नहीं रहा है? अम्मा जी प्रणाम। वो हम लोग सो गए थे आते ही, इसीलिए कॉल उठाने में इतना समय लग गया। मुझे पता था जाते ही पसर जाओगे, लेकिन कम से कम मुझे फोन करके तो बता दिया होता। मुझे इतनी देर से चिंता हो रही थी तुम लोग पहुँचे हो कि नहीं। ऊपर से दिल्ली का तो पता नहीं कौन से एरिया में नेटवर्क ही नहीं रहता है। 10 बार फोन मिलाया होगा, तब कहीं जाकर अब लगा है। अम्मा जी आगे से ध्यान रखूंगी, आपके फोन करने से पहले कर लूंगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। और हाँ, वहाँ पहुँचकर अपने सभी आस पड़ोस वालों को दावत दे देना अपने बेटे की शादी की। इससे मोहल्ले में जान पहचान भी बढ़ जाएगी और लोगों के स्वभाव के बारे में भी पता चल जाएगा। जी अम्मा जी। शीला इतना कहकर फोन रखकर दोबारा सो जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे आने की दावत दे दूं, क्योंकि अम्मा जी का फोन आया था। वो ऐसे बोल रही है, तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए? मॉम छोड़ो ना, कौन सा दादी यहाँ देखने आ रही है, बिना बात के भीड़ मत करो। हाँ मॉम, हमें पड़ोसियों से क्या मतलब, हम अपनी लाइफ में मस्त हैं। बहू तुम्हारी सास की सास है, उन्हें सब पता होता है। और ये मत भूलो कि सब कुछ उन्हीं के नाम पर है। अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी तो 1 मिनट में हम सब सड़क पर नजर आएंगे। हाँ मॉम, ये तो आपने सही बोला। हम आपकी बात पर रेडी हैं, लेकिन हम न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत करेंगे, आपके सास के तरीके से दावत नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तू जैसा चाहेगी वैसा ही कर लेंगे, लेकिन पहले बता तो करना क्या है। देखिए मॉम, हमारे इतने रिश्तेदार हैं कि अगर हम उनको फोन करके इनवाइट करने बैठेंगे ना तो हफ्तों गुजर जाएंगे। इसलिए हम सबको दावत का इनविटेशन ऑनलाइन सेंड कर देंगे, जो जिससे जुड़ा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हो तीनों मिलाकर। नैना की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और तुरंत काम पर लग जाते हैं।
और थोड़ी देर में ही सबको अपने घर होने वाली दावत के बारे में बता देते हैं। जिसके बाद शीला अपनी सास कल्याणी को फोन करके कहती है, अम्मा जी, आपने जैसा कहा था मैंने घर में दावत रख दी है नैना और यश की शादी के बारे में सबको बताने के लिए, ताकि मोहल्ले वालों को हमारी थोड़ी सी जान पहचान हो जाए। हाँ, ये अच्छा किया। उनको बताया है कि नहीं? मोहल्ले में सबको दावत के बारे में बताकर बुलाया तो है ना? नहीं अम्मा जी, वो तो नहीं किया, उन्हें भी बुलाने की जरूरत है। एक तो आजकल के बच्चों को किसी चीज का ज्ञान नहीं है। अरे बिना बुलाए तुम्हारे घर में कौन आएगा दावत के लिए, ये तो बताओ तो मुझे। भगवान ही जाने तुम न्यू जनरेशन के वाली सास बहू की दावत कैसे होगी। जाकर बोल कर आओ सभी को। जी अम्मा जी, जाती हूँ। शीला फोन रखकर अपनी सभी आस पड़ोस वालों को अपने घर की दावत में आने के लिए इनवाइट करके आती है। जिसके बाद दोनों सास बहू दावत की तैयारियों में लग जाती हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी आस पड़ोस वालों से कोई मतलब नहीं रखती थी। इसलिए सभी पड़ोसी एक दिन उनके घर के आगे खड़े होकर आपस में बातें करते हैं। कौन कौन है जो इस घमंडी न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत में जाएगा? मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है इनकी दावत में जाने का। सिर्फ दावत देने आई है, उसके बाद एक बार भी हाल चाल तक नहीं पूछती। मुंबई वाली हैं तो क्या हुआ, मैं भी अहमदाबाद से हूँ, उनसे ज्यादा घमंड है मुझ में। बिल्कुल सही बात है, और मैं पटना से हूँ। अगर ज्यादा घमंड दिखाएगी तो बिहार में एक लैंग्वेज में गाली दूंगी कि सारा घमंड टूट जाएगा। सही बोला। वैसे चले ही जाते हैं। दोनों सास बहू अपने आप को बहुत मॉडर्न और न्यू जनरेशन की समझ रही है ना। देखते हैं कि ये मेहमानों का स्वागत कैसे करती हैं, इनकी दावत कैसी होती है, उसके बाद इन्हें बताऊंगी। सभी पड़ोसी आपस में शीला और उसकी बहू की बुराइयां कर रही होती हैं। तभी दोनों मॉडर्न ड्रेस पहने हाथों में पर्स लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। ये देखकर सभी पड़ोसियों का मुंह बन जाता है और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दिन बीतते हैं और दावत का दिन आ जाता है। पूरा घर जगमगाती लाइटों से जगमगा रहा होता है। खाने में नॉनवेज होता है, पीने में वाइन और बियर। सभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रहे होते हैं। जो शहर के दोस्त और रिश्तेदार होते हैं वो सब इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो गांव से आए हुए होते हैं वो चुपचाप एक कोने में खड़े होते हैं। उनके सभी पड़ोसी उनके गांव के रिश्तेदारों से मिलकर उनकी बुराइयां करते हैं। तभी कल्याणी अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर आती है। कल्याणी को देखते ही शीला और नैना के हाथों से वाइन का गिलास छूट जाता है। तभी कल्याणी बोलती है, अच्छा तो ये है तुम दोनों न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत। वैसे कमी नहीं छोड़ी है इसे न्यू जनरेशन की दावत बनाने में। शर्म हया तो सब बेच खाई है तुम लोगों ने। दादी, आप यहाँ कैसे? जब मैंने आपको फोन किया था तब तो आपने आने से मना कर दिया था। अगर मना नहीं किया होता तो न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत कैसे दिखती। ये मांसाहारी खाने और ये दारू शराब को दावत बोलते हो तुम लोग? ऐसी दावत होती है क्या? अम्मा जी, मैंने सोचा कि इससे लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। आजकल पार्टी में यही सब होता है और लोग यही सब पसंद करते हैं। और देखिए ना, सब कितने खुश हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। हाँ दादी, देखिए ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। शीला और नैना की बात सुनकर सभी पड़ोसी और गुस्सा हो जाते हैं और वो बीच में ही बोल पड़ते हैं, नहीं दादी जी, हम लोग इस दावत से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये दावत कम और क्लब पार्टी ज्यादा लग रही है। दावत में तो शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है। सभी को प्यार से जमीन पर बिठाकर इज्जत से अपने हाथ से परोसकर खिलाया जाता है, तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो दावत के नाम पर क्लब पार्टी चल रही है। सही कहा बहन तुमने। अम्मा जी, एक तो पहले से ही हमें यहाँ आने का मन नहीं था क्योंकि इनका स्वभाव मिलनसार ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इनकी दावत का मान रखा और चले आए। लेकिन यहाँ आकर देखा तो किसी चीज को हाथ लगाने का मन नहीं किया। देखिए, हमारे घर के बीच में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोसी है, पड़ोसी बनकर रहिए। इतना मैनर्स तो आपको होना ही चाहिए ना।
कि दूसरे के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जरूरत भी नहीं है पढ़ने की। चलो बहन। शीला की पड़ोसन इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सभी मेहमान भी चले जाते हैं और कल्याणी भी अपने साथ लाए ब्राह्मणों को लेकर वापस जाने लगती है। अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? न्यू जनरेशन की सास बहू की दावत को देखने आई थी। देख लिया, अब जा रही हूँ। जहाँ मेरे मेहमानों की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ मैं रुक कर क्या ही करूँगी। मैं अपने साथ ब्राह्मणों को लेकर आई थी कि नए घर में आए हो, ब्राह्मण खा लेंगे दावत तो अच्छा होगा। लेकिन क्या अम्मा जी, खिलाइए ना। आप कहे तो खुद परोस देती हूँ। क्या परोसोगी तुम शीला? कोई भी खाना यहाँ ब्राह्मणों के खाने लायक नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब ये न्यू जनरेशन वाली दावत के नाम पर पार्टी तुम दोनों को ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। कल्याणी इतना कहकर अपने ब्राह्मणों को लेकर वहाँ से चली जाती है और दोनों न्यू जनरेशन वाली सास बहू की दावत धरी की धरी रह जाती है।